हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन हो गया हम लोग मिले नहीं। स्टडी और इस कंटेंट के साथ, दूसरे कंटेंट के साथ तो हमने थोड़े बहुत एडिशन की थी चैनल पे, बट जैसा कि आपको पता है तबीयत के कारण मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी आपके लिए, नया चैप्टर नहीं शूट कर पाई थी। बट अब काफ़ी हद तक मैं बेटर हूँ, नो डाउट कंप्लीटली रिकवर नहीं हूँ, बट इतना हो चुका है कि मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर सकती हूँ। सो आज हमने कुछ एक नई चीज़ एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों के लिए, स्पेशली क्योंकि कुछ बच्चों की ये फरमाइश थी, रिक्वेस्ट थी कि मैम आप प्लीज़ फेस के साथ अगर शूट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो आई गिव इट अ थॉट कि अगर हो सके तो हाँ, क्यों ना किया जाए, क्योंकि बच्चे उससे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और इंटरेक्शन उनको ज़्यादा बेटर लगती है और इजीली थोड़ा समझने में उनको आसानी होती है ना। तो इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ नया ट्राई किया है। देखिए, माइक भी हमने खरीद लिया है और धीरे धीरे करके चैनल में नो डाउट हम ग्रो करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एडिशंस करते जा रहे हैं, कभी लाइट्स का, कभी माइक का, कभी किसी चीज़ का। सो होपफुली आप ये सारी चीज़ें पसंद कर रहे होंगे, आपको ग्रोथ अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हमारी सबकी ग्रोथ है, किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ग्रोथ है, आप लोग के लिए भी सेम ही है। बाकी जो एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहती थी वो ये कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे सावरन क्लासेस की प्रोमो भी देखी होगी एंड उसके रिगार्डिंग मैंने जो भी चीज़ें बताई या शेयर की उसके बारे में आपने ज़रूर देखा होगा। सो आई वुड लाइक टू से यू दैट कि आप लोग सावरन क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ जल्द ही कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। और जिन लोगों को भी उन कोर्सेज में इनरोल होना है, वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ पढ़ने में, मतलब केमिस्ट्री मुझसे ही पढ़ने में, तो प्लीज़ वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें। जितने भी मेरे सोशल हैंडल्स हैं उन पे, चाहे आप FB पेज पे जा सकते हैं, इंस्टा के हैंडल्स आपको अबाउट सेक्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जा सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और यार जब आप वहाँ जाओगे ही तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा, आप लोग की हेल्प की वजह से और शेयरिंग की वजह से उन्हें पता लगता जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो घर बैठे आराम से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और सावरन क्लासेस के चैनल पे इनफैक्ट केमिस्ट्री ही नहीं, किसी बच्चे को अगर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द अपडेट जो मुझे शेयर करनी थी। वहाँ जल्दी ही कोर्सेज स्टार्ट होंगे, यहाँ पे कुछ और टॉपिक चलेगा और वहाँ पे कुछ और, तो एक तरह से साइमल्टेनियसली आपका सिलेबस काफ़ी, आप ये कह सकते हो कि आगे चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई और चैप्टर चल रहा है, वहाँ कोई और चैप्टर। वहाँ तो आपको पता ही आजकल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, तो आप लोग जाइए पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी बेसिक्स से वहाँ रिवाइज हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि वहाँ हो जाएगी तो मैं यहाँ नहीं कराऊंगी, नो डाउट मैं यहाँ भी करवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, है ना। तो दिस वॉज ऑल जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और एक न्यू बिगनिंग है, न्यू सेटअप के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप और हम नए चैप्टर की एक न्यू कह सकते हैं सेटअप के साथ, जिसमें आपको मेरी शक्ल भी नज़र आ रही है और आपको अपनी नोट्स भी नज़र आएंगे, आप इजीली पढ़ाई कर पाएंगे। सो बाकी यार ज़्यादा और कुछ नहीं कहना, जैसे आप प्यार अपना शो करते जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। एंड सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था कवर, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस। ओके, सो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक तरह से होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। सो देखिए, होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये एक मेन चीज है कि वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए आपस में, क्योंकि अगर रिएक्ट कर जाएंगे फिर तो कोई नई चीज ही बन जाएगी, राइट। सो हुज कंपोजिशन इज वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। सॉल्यूट हमारा कम होता है, कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट हमारा ज्यादा अमाउंट में होता है। ओके, उसके बाद अगर आपका कोई सॉल्यूशन ऐसा है जहां सिर्फ एक ही सॉल्यूट है तो हम उसे क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो आपको पता लग गया कि जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में है बाय मास वो क्या हो गया? सॉल्वेंट, और जो ग्रेटर अमाउंट, लेसर अमाउंट में है वो हो गया सॉल्यूट, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीजें, सिंपल। जो आप इनफैक्ट जो ये सॉल्यूशन का स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, ये आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है, जहां आपका मोल कॉन्सेप्ट आता है, राइट। आप +1 की वीडियोस जाके देखेंगे, मैं ऊपर लिंक डाल दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट के बाद जो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये वाला सारा पार्ट आपका +1 में भी है। सो यू कैन गो देयर और चेक कर सकते हो। वहाँ और यहाँ में थोड़ा फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज 12th के कंटेंट में दिए हुए हैं डायरेक्ट रिलेशंस को लेके। तो अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं दोनों पढ़िए, यहाँ पढ़ना चाहते हैं यहाँ पढ़िए, ठीक है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस।
सो बाकी दोनों जगह मैंने कंप्लीट कवर किया है, फाइन। सो एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो आपके सॉल्यूशंस पानी में हैं, और पानी के अलावा किसी और अगर सॉल्वेंट में है तो क्या हो जाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे आपके बेंजीन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, या फिर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक, ईथर हो गया, ये सब आपके वाटर तो नहीं है ना, तो क्या क्या हुए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, और जो इसमें सॉल्यूशन बनेंगे वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। अब उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए हमारे, अगर नॉर्मली हम ये समझते हैं सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि पानी वाली कोई चीज होगी, है ना, सॉल्यूट हमने किसी आप कह सकते हो कि लिक्विड में हमने घोला और वो एक सॉल्यूशन बन गया। बट सॉल्यूशन आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यही हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस या फिर गैशियस सॉल्यूशंस। फर्क क्या है इन सब में कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेरी करते जाएंगे, है ना, कभी सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा, कभी सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। तो इस तरह से कई कॉम्बिनेशन है, टोटल 9 कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम शुरू करते हैं पहले सॉलिड सॉल्यूशन से। तो अगर आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों चीज सॉलिड है, तो आप उसको सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, सॉलिड इन सॉलिड, है ना। जो आपने सॉल्यूट लिया वो भी सॉलिड स्टेट में था और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। इन सब के ना एग्जांपल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या एमसीक्यूज जो आता है वहां पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो सॉलिड एंड सॉलिड जैसे कि क्या हो गए, एलॉयज, है ना। एलॉयज आपका ब्रास है, ब्रॉन्ज है, उनमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज आपकी सॉलिड स्टेट में है। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट को ये मत समझिए कि कोई लिक्विड वाली ही खाली स्टेट है। मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब मान लेते हैं कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशंस इसलिए 3 टाइप्स के अलग अलग यहाँ पे हैं आपके, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैशियस सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद दूसरा आता है लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड का मतलब कि आपका सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट सॉलिड होगा। एग्जाम्पल हाइड्रेटेड सॉल्ट्स या फिर एमेलगम्स। जो भी आपके सॉल्ट मरकरी के साथ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एमेलगम्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, तो देखिए सॉल्वेंट आपका सॉलिड था, ठीक है, उसमें क्या हो गया, पानी या पानी कह सकते हो या कोई लिक्विड स्टेट का आपका कंपाउंड मिल रहा है, तो इसीलिए लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, उसके बाद है गैस एंड सॉलिड, यानी कि गैस सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट। तो गैस एंड सॉलिड में डिजॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, यानी जो भी मिनरल्स हैं आपके वो सॉलिड स्टेट में है, उसमें गैसेस जो डिजॉल्व होंगी वो गैशियस स्टेट में है। सो क्या बन गया वो, गैस एंड सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड एंड लिक्विड आपने करना क्या है, इसी तरह से सॉलिड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों सॉल्यूट आपने वेरी करवाने हैं, ठीक है। सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूशंस के केस में सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में लिक्विड होगा, तीनों केस में गैशियस के स्टेट में तीनों गैशियस होगा। ओके, तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। अब आप देखिए सॉल्ट जो आप लोगे वो सॉलिड स्टेट में है और पानी जो है आपका वो लिक्विड है, ठीक है। तो ये वाला जो लिक्विड वाला सॉल्यूशंस है ये वही सिंपल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है जो आप यूजुअली समझते हैं या मानते हैं। क्लियर। उसके बाद है लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल भी आपका सॉल्यूट अगर आप ले रहे हैं लिक्विड स्टेट में है, पानी आपका लिक्विड स्टेट में है। ओके, फिर गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस करके डली हुई होती है ना, तो उसमें क्या है वो गैशियस स्टेट ही है, और वो किसमें आपने डिसॉल्व की हुई है, लिक्विड कंटेंट में, यानी लिक्विड सॉल्वेंट में। फाइन, ये तीनों आपके हो गए लिक्विड सॉल्यूशंस। उसके बाद नेक्स्ट है गैशियस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, आयोडीन वेपर्स इन एयर। अब ये आपके आयोडीन वेपर्स इन एयर में आप ये देखिए सॉल्वेंट क्या है हमारा, गैस, ठीक है, और सॉलिड क्या है, जैसे गैस आपका यानी कि एयर है। यहाँ पे जो आयोडीन वेपर्स की बात हो रही है, आयोडीन वैसे सॉलिड स्टेट में है, इसलिए किसमें काउंट होगा, गैशियस सॉल्यूशन में। उसके बाद है लिक्विड इन गैस, जो आप आजकल गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत देखते हैं, वाटर वेपर्स पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत जगह है ना, तो वो क्या हुआ, वाटर वेपर्स आपका लिक्विड कंटेंट है और एयर आपकी गैशियस स्टेट है, तो ह्यूमिडिटी इन एयर किसके अंडर आ जाएगी, लिक्विड इन गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गैस इन गैस, आपका एयर जो है जितना भी एटमॉस्फेयर में वो मिक्सचर है, नंबर ऑफ गैसेस उसमें प्रेजेंट हैं, तो उसको हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, गैशियस सॉल्यूशंस में। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं, 3 अलग अलग तरह के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस सॉल्यूशंस।
सबके आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे जरूर आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे एक्सप्रेस करोगे। जैसे आपने जो पहले भी पढ़ी हुई है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वो सारे आपके एक तरह से तरीके हैं कि आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, तो पहली बात तो ये आती है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यही होती है ना कंसंट्रेशन, कि जैसे सपोज कीजिए आपने चाशनी बनाई, गाढ़ी है, पतली है, क्या है, तो उसमें क्या कर रहे हो आप, चीनी घोल रहे हो पानी में। तो हमने क्या किया, वही तो हमने लिखा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें कंसंट्रेटेड चाशनी बनानी होती है तो हम पानी क्या करते हैं, कम रखते हैं ना, चीनी ज्यादा रखते हैं। और अगर इसका अपोजिट, उसको हमने डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाना है तो सॉल्यूट हम कम रखते हैं, सॉल्वेंट ज्यादा रखते हैं। क्लियर। अब इसके बाद एक एक करके हम सारे जितने मेथड्स हैं, आप ये कह सकते हो जितने वेज हैं टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, वो पढ़ेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले आई एम होपिंग कि आपने +1 में अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये यहाँ पे हम कंटेंट फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब वैसे भी आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है या बोर्ड एग्जाम्स की या कहीं की भी, ओवरऑल आपका पूरे सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। उसके लिए आप ऐसा नहीं कि +2 में आए तो +1 का सारा भूल गए, नो, वो भी आपको बीच बीच में जब टाइम लगे आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि क्या होता है कनेक्शन अदरवाइज टूट जाता है। आपको +1 के कुछ टॉपिक्स अगर मिसिंग है, नहीं याद, तो नेचुरली आपके +2 के कुछ टॉपिक्स में जहाँ वो कनेक्टेड होंगे वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। सो मेक श्योर आपका +1 भी साइड बाय साइड रिवाइज हो। इट इज स्पेशली फॉर +2 स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है, मैंने देखा है कि +2 कर रहे हैं तो खाली +2 का उनको रह जाता है, +1 का भूल जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो ऑब्वियस है कि इट स्टैंड्स फॉर परसेंटेज बाय मास। वैसे यूजुअली मेंशन होता है क्वेश्चन में। मास परसेंट ऑफ अ कंपाउंड, नाम से ही पता चल रहा है, W/W का मतलब दोनों चीज वेट में ही होगी। मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, जो कंपोनेंट या जो सॉल्यूट आप ले रहे हो उसका मास न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन है आपका वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट, जो भी आपका कंपोनेंट सॉल्यूट जो आप स्टडी कर रहे हो उसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फाइन। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे वेट और वॉल्यूम दोनों चीज इंक्लूड हो गई, है ना। तो जो आप कंपोनेंट स्टडी कर रहे हो उसको क्या कहोगे, उसके लिए मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, लेकिन डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक, इनटू 100। क्लियर। तो ये तो आपके हो गई परसेंटेज की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आप पहले भी पढ़ चुके हो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तभी इसकी यूनिट क्या बनती है, ग्राम पर लीटर। ये आपका देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे आ गया ना, आखिर फिर से रिलेशन आ गया जो हमने +1 में पढ़ा था, प्रीफिक्सेस वाला। उसके आसपास जितने हमने मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में कन्वर्जन्स पढ़ी थी, ये वहां से आ गया। तभी मैंने कहा था बार बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं, बेसिक्स, तो इसलिए आपको सारे बेसिक्स आने चाहिए। ठीक, तो अगर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हो गया अब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को ओपन अप करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहाँ नीचे मिलीलीटर लिया है इसलिए ऊपर 1000 आ गया। क्लियर। अब एक चीज यहाँ नई ऐड हुई है कि मोलैरिटी आप स्ट्रेंथ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार क्वेश्चंस आपके इस तरह से आते हैं, कॉम्पिटिटिव भी और वैसे भी। तो आपने क्या करना है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर में आएगा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो हमारे इस ऊपर वाले फॉर्मूले से ये अगर हम कंसीडर कर लें, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये एक्चुअल में होता क्या, ये मिलीलीटर था तभी हमने 1000 किया ना, तो ये पूरा पार्ट स्ट्रेंथ ही तो था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। उसके बाद एक टर्म आपने पढ़ी थी फॉर्मेलिटी। मैंने क्या कहा था, इट इज जस्ट सिमिलर टू
मोलैरिटी, बस फर्क क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में ये यूज होता है। तो आप फॉर्मेलिटी वर्ड यूज करते हो इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। टर्म आपके यहाँ पे मोलर मास की जगह क्या आ जाएगी, फॉर्मूला मास, है ना। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जहां आप लिखते हो वहां आपका फॉर्मूला मास आ गया। उसका कारण क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं। ठीक है, अब एग्जांपल लीजिए, जैसे देखिए 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, तो यहां आप देख सकते हैं 2 सोडियम आयंस निकलेंगे और 1 कार्बोनेट आयंस, तो नेचुरली मोलैरिटी भी यहां डबल हो जाएगी। एक कटायन की 0.2 मोलर, दूसरे की भी 0.2, तो क्या बन जाएगा 0.4 मोलर सोडियम कटायंस या सोडियम आयंस एंड 0.2 मोलर कार्बोनेट आयंस। ओके, नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, सेम वैसे ही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए सॉल्यूट के, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट को अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम वैसे ही गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में इक्विवेलेंट मास आएगा, मोलर मास नहीं आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा। ओके, इन 2000 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब वैसे ही सेम जैसे हमने मोलैरिटी की थी डायरेक्टली स्ट्रेंथ से, ऐसे ही नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइड में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सेम उसी पैरेलल वे में ही है जैसे आपने मोलैरिटी का किया। उसके बाद है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। तो ये वाला कंटेंट भी सारा पढ़ चुके हो। इक्विवेलेंट मास आपका किसी का निकालने के लिए कई सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे एसिड के केस में, बेस के केस में, सॉल्ट के केस में। एलिमेंट के केस में क्या करोगे, जो भी एटॉमिक मास है एलिमेंट का डिवाइड कर दोगे उसको उसकी वैलेंसी से। क्लियर, वैलेंसी आपको सबकी पता होती है ऑलमोस्ट, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी पढ़ा है +1 में। ठीक है, सो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। क्लियर, इक्विवेलेंट मास एसिड का क्या होगा, जो भी उसका मोलर मास होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। मैंने क्या बताया था, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी। अब बेसिसिटी है क्या चीज, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, कि एक एसिड में से आप कितने H हटा सकते हो, वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे हो जाएगा, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी को कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, कि जितने OH आयंस बेस में से आप रिप्लेस कर सकते हो वो उसकी हो जाएगी एसिडिटी। ठीक है, देन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास सॉल्ट का डिवाइड में टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स। ये मैंने +1 के टाइम भी पढ़ाया था। टोटल पॉजिटिव वैलेंसी मतलब जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, सपोज कीजिए Na2CO3 है, क्या दे रहा है, 2Na पॉजिटिव देगा प्लस कार्बोनेट एनायन, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी 2+ होगी, 1+ नहीं होगी। क्लियर, इसीलिए यहाँ लिखा है टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स। क्लियर, फिर है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। अब आयन है तो क्या होगा, फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइड में चार्ज ऑन आयन। ठीक है, जो भी होगा, चाहे कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास लिया हमने या फिर एटॉमिक मास भी, क्योंकि कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एटॉमिक स्टेट में भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक, तो न्यूमरेटर में आपका तो आ गया मोलर मास या एटॉमिक मास, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ये चीज याद रखनी है, बाय वन मॉलिक्यूल है। ओके, अब है उसके बाद सेम वैसे ही रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। क्या था, n = m इंटू ये n की वैल्यू थी स्मॉल n, याद है, तो वो क्या था स्मॉल n, मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो अगर आप देखें m/e यानी मोलर मास बाय डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास है क्या चीज, ये एक तरह से बेसिसिटी है एसिड के लिए और एसिडिटी है बेस के लिए। ठीक है, तो जब भी आपने कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी आपकी = मोलैरिटी इनटू में n की वैल्यू, n यानी कि क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, या फिर एसिड के केस में क्या बोल दोगे आप, नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड = मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, और बेस के केस में मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। बहुत सिंपल है ये, आपने जस्ट, हम एक तरह से, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमने टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है +1 में, है ना, तो ये जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर आपके कुछ कंसंट्रेशंस हैं, 1 मोलर के लिए तो आप मोलर वर्ड यूज करते हो, m/2,
है ना, 0.5 मोल के लिए सेमी मोलर, ठीक, m/10 के लिए डेसीमोलर, m/100 सेंटीमोलर और m/1000 मिलीमोलर। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन में कई बारी ये टर्म्स गिवन होती हैं, m/2, m/10, 100 ये सब नहीं दिया होता। तो आपने याद रखना है सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ये याद रखना है, सॉल्वेंट का आपका मास कंसीडर होगा और वो भी 1 kg, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया न्यूमरेटर में, डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स को आप फिर से ओपन अप करके लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इनटू में अगर आप ऊपर 1000 कर रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपका क्या है, नाम से पता लग रहा है फ्रैक्शन है, तो यानी कि ये क्या है, एक तरह से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पहली चीज तो। और आपने जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसकी वैल्यू आप ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और जो टोटल वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में, जैसे आप नॉर्मली फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हो। सो इट इज अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे देखिए n1 n2 हमने एक इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल x से, ठीक। n1 n2 हमने ले लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट के लिए 1, ये नंबर याद रखो बस, कि वैसे तो देखो कुछ फिक्स नहीं है बट मैक्सिमम बुक्स में यही होता है, 1 हम सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, 2 सॉल्यूट के लिए। तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर आएगा n1, क्योंकि आप इसके नंबर ऑफ मोल्स लोगे सॉल्वेंट के, डिवाइड में n1 प्लस n2, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे x2 के केस में n2 ऊपर आ जाएगा, नीचे n1 प्लस n2। जितने भी टोटल आपकी जो सम होगा मोल फ्रैक्शंस का सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेके मिला के, वो हमेशा यूनिटी होगा। जैसे यहाँ तो 2 ही है ना, x1 और x2, हो सकता है कहीं पे x1, x2, x3 3-4 हो, उनका सब का सम, सारे मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा यूनिटी होगा। ओके, फिर जैसे आपका मोल फ्रैक्शन वैसे ही मास फ्रैक्शन, ये भी आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। और सेम इसको क्या कैसे आप निकालोगे, जैसे हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था वैसे ही। तो मास ऑफ गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, यहाँ पे हमने XA XB इस तरह से ले लिया है मास फ्रैक्शंस कंपोनेंट्स की, और वेट के लिए WA WB ले लिया है। तो जिसका आपने फ्रैक्शन निकालना है उसकी वैल्यू ऊपर, उसका वेट ऊपर और नीचे टोटल मास, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी इसका भी सम टोटल 1 के इक्वल होगा। तो मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन बिल्कुल पैरेलल है, फर्क क्या है, वहां नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ आपका मास कंसीडर किया जा रहा है। ओके, फिर है पार्ट्स पर मिलियन। ये आपका उस केस में यूज होता है जहां बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, ठीक। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो सपोज कोई आपने सॉल्यूट कंसीडर किया A, उसके लिए क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन में आया ना मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमने मास ऑफ A ऊपर लिया न्यूमरेटर में, डिवाइड में क्या लेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूशन, और पर मिलियन निकालना है तो उसके लिए इंटू 10⁶। नॉर्मली ये आपका वहीं यूज होता है जहाँ बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो, ठीक। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले भी बताई थी, यहाँ पे भी है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। ये आपके ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्यों, क्योंकि ये तीनों हैं, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, यहाँ पे मास इंक्लूड हो रहा है, मास इन्वॉल्व हो रहा है सॉल्यूट का, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। लेकिन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के केस में क्या हो रही है, वॉल्यूम आपकी सॉल्यूशंस की इन्वॉल्व हो रही है। तो टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम पे पड़ता है। तो अगर विद टेम्परेचर आपका चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो नेचुरली मोलैलिटी नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी। क्लियर, सो इसीलिए मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ज़्यादा रिलायबल है। ओके, लास्ट टॉपिक, रिलेशनशिप नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी की, जो हम इक्वेशंस पहले भी पढ़ चुके हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। और ऐसे ही मोलैलिटी की भी क्या था इसमें, कि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उससे आपको अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे। जैसे सपोज करो आपकी
कोई भी चीज़ है, ज़्यादा गाढ़ी बन गई, आप उसको अगर पतला करना है तो क्या करते हो, पानी डाल देते हो। तो यानी आपने कुछ ऐड किया ना, लेकिन अगर जो चीज़ ज़्यादा डाइल्यूट बन गई है उसको कंसंट्रेटेड नहीं कर सकते, राइट। सो इसीलिए जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन बनता है, +1 वाले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है। फिर से बता दे रही हूँ, जो स्टॉक सॉल्यूशन होता है इसका मतलब कि मेन सॉल्यूशन, जो आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना के रख लेते हो, ठीक है। और उसके बाद करते क्या हो, उस ओल्ड सॉल्यूशन से न्यू सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है। इसमें हमें ओल्ड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी तो पता होती है, लेकिन वॉल्यूम हमें नहीं पता होती कि कितनी लेनी है कि आपका न्यू सॉल्यूशन बन जाए। और जो न्यू सॉल्यूशन है उसमें हमें पता ही होता है कि कितने नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है और कितनी वॉल्यूम, जितना हमें ज़रूरत है उतना बनाना है। सो आपने V1 कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। सो दिस वॉज द थ्योरी पार्ट। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे एज यूजुअल जैसे किया करते थे, एंड कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगी फॉर योर प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब सबसे पहले आपको पहचानना है, क्या पहचानना है कि इसमें कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट। 30% बाय मास, देखिए दोबारा पढ़िए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो 30% बाय मास का मतलब क्या है कि 30% ऑफ बेंजीन आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड में प्रेजेंट है, यानी 30 ग्राम आपका बेंजीन का हुआ और रिमेनिंग क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया हमारा, मास ऑफ बेंजीन आपका आया 30 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन था आपका ओवरऑल 100 ग्राम। मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका आ जाएगा 70 ग्राम। 100 में से हमने 30 माइनस कर दिया, ठीक है। आप मोलर मास आपको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का निकालना पड़ेगा, वो निकालते हैं। मोलर मास ऑफ C6H6 यानी बेंजीन, अगर आप करोगे कैलकुलेट, देखो 12 × 6 + 6 कितना आ जाएगा, 78 ग्राम पर मोल। ऐसे ही सिमिलरली मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे कार्बन का 12 + 4 × 35.5, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 154 ग्राम पर मोल। दोनों का मोलर मास आ गया, दोनों का हमें मास पता लग गया। अब क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। नंबर ऑफ, क्योंकि हमें निकालनी थी मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन किस में आ जाएगी, मास किसका लोगे आप, गिवन मास बेंजीन का, ठीक है। कितना है आपका 30 ग्राम, और डिवाइड में आपका आ जाएगा उसका मोलर मास यानी कि 78 ग्राम। ये कैलकुलेट करके आ गया 0.385, फाइन। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 क्या करेंगे हम, 70 डिवाइड बाय 154, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.455। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए दोनों के, बस सिंपल है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन के लिए बेंजीन की, ठीक है। बेंजीन के लिए आपने क्या किया, मोल्स ऑफ बेंजीन निकाले थे 0.385, डिवाइड में क्या आ जाएगा, दोनों का प्लस करके, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.458। दूसरे का यानी कि CCl4 का निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन में, माइनस कर दो 0.458। जब आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, इसके बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए एक बारी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। देखिए जो जितना आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं एक तरह से सारी रिवीजन है, क्योंकि आप +1 में कर चुके हैं। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वहां से आपकी मोलैरिटी निकलेगी। तो 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 में कितने मोल्स हैं, पहले हम वो निकालेंगे। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन हैज, क्या है, 0.5 डिवाइड बाय 1000 कितना है, 30। ये मैंने तरीका आपको बताया था ना, जो भी आपकी मोलैरिटी दी होती है डिवाइड बाय 1000 करते हैं, क्योंकि ये मिलीलीटर है इस वजह से, इनटू जितने भी आपकी वॉल्यूम थी। ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.015 मोल, ये आपका मोल आ गया। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपकी गिवन है, डाइल्यूट कितने में किया था, 500 ml में। 500 ml का मतलब है, ठीक है, 0.5 आ गया, 5 लीटर। तो
ये आपने निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स, ये आपने निकाल ली वॉल्यूम, बस सिंपल है। मोलैरिटी में क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी थी आपकी। मोलैरिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइड में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जस्ट वैल्यू पुट करनी है 0.015, 0.5। इसको जब आप डिवाइड करोगे वैल्यू आ जाएगी 0.03 मोलर। हो गई कैलकुलेट आपकी मोलैरिटी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी आप कह सकते हो चेंजेस हैं। +1 में जिस बच्चे ने अच्छे से किया होगा ना मेरे लेक्चर में, वो ये कर लेगा डेफिनेटली। क्या है, कैलकुलेट करना है आपको मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों चीज कैलकुलेट करनी है ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज दिस मच, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब ये आपको डेंसिटी दी हुई है एक्वस KI की, इसका यूज करते हुए आपने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 20% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। एक तरह से आपको दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उनको मिक्स किया हुआ है, ठीक है। एक की परसेंटेज 25% दी हुई है, मतलब उसमें 25 ग्राम सॉल्यूट है, और दूसरे की 40% दी हुई है। आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। पहले तो देखिए 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, 25 ग्राम। 25 ग्राम आपका 100 में है, 25% का मतलब क्या हुआ कि 25 ग्राम आपका 100 में है, तो यानी आपका 300 ग्राम में कितना हो जाएगा, थ्राइस। इसी तरह से 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट, ये आपका आ गया 160 ग्राम, ठीक। 40 एक में था, 100 में, तो 400 के हिसाब से इसको 4 टाइम्स कर लेंगे आप, तो 160 ग्राम। ये दोनों आपके सॉल्यूट के मास आ गए। तो आपने क्या किया, टोटल सॉल्यूट, क्योंकि आपको तो निकालनी है मास फ्रैक्शन, टोटल सॉल्यूट आ गया 160 + 75 = 235 ग्राम, ठीक है। और टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जो आपको दिया हुआ है 400 और 300 ग्राम, तो आपने दोनों को प्लस किया, ये आ गया 700 ग्राम। क्लियर है। अब देखिए क्या पूछा था, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। परसेंटेज चाहिए, मतलब तो गिवन मास और टोटल मास होता है ना, तो हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब यहाँ बाद वाला सॉल्यूशन, ब्रैकेट में मैं फाइनल लिख देती हूँ। 235 डिवाइड बाय 700 इंटू 100। 235 देखिए टोटल सॉल्यूट था, टोटल आपका सॉल्यूशन 700 है इंटू 100, 33.5 आएगी, 33.5%। उसके बाद है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का इन द फाइनल सॉल्यूशन। जब कुछ आपका एक्चुअली सॉल्वेंट का भी मेंशन ना हो ना, तो अंडरस्टूड है कि वाटर है, ठीक है। तो आपने लिया मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे अब देखिए आप क्या ले लेंगे, माइनस कर सकते हैं इसको, है ना, सिंपल ही है, क्योंकि परसेंटेज तो पूरी वही रहेगी। 100 माइनस 33.5, ये वैल्यू आपकी आ गई 66.5%। था ना सिंपल, कुछ भी नहीं था। जैसे मोल फ्रैक्शन है वैसे ही मास फ्रैक्शन है या मास परसेंटेज है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करना है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सिवियरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, ठीक, सपोज टू बी कार्सिनोजन। द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन पार्ट्स पर मिलियन का। तो आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इसको परसेंटेज बाय मास में, और डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, ठीक। 2 क्वेश्चंस हो गए आपके, ये दोनों आपने ट्राई करने हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से कंसेप्चुअल्स, वो भी देखते हैं। कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, MCQs आते हैं, और न्यूमेरिकल्स। तो जब भी आप पढ़िए दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इट दैट अल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस। कैसे पॉसिबल है कि अल्कोहल और वाटर घुल जाते हैं हर प्रोपोर्शन में। देखिए उसका 2 कारण है। एक तो ये कि दोनों क्या है, पोलर, है ना, पोलैरिटी उनमें प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स के आपने देखा होगा इथेनॉल में भी, और दूसरा है इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल में भी एंड वाटर में भी। पोलर सॉल्वेंट्स हैं आपके, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट आउट हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि पोलर सॉल्वेंट है। पोलर हैं, देयरफॉर दे आर
मिसिबल। एक और रीजन है, अगर आप देख सकते हो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में भी। सो सेकेंड रीजन क्या हो जाएगा, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो नेचुरली मिसिबल तो होंगे ही। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लिक्विड सॉल्यूट इन अ सॉलिड सॉल्वेंट। ये ऐसा कीजिए, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। गिव एन एग्जांपल, एक आपको सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है जिसमें कि लिक्विड सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है। क्लियर? जो मैंने आपको बुक में कराया हुआ है, अगर आप उससे डिफरेंट करना चाहते हैं तो कुछ डिफरेंट, अगर सेम है तो जो भी है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले ही, उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस सॉल्यूशंस। ये दोनों ही एग्जांपल्स पूछे हुए हैं आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो यानी टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस है, 2 न्यूमेरिकल्स और 2 कंसेप्चुअल्स। ये चारों क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितना भी कंटेंट है उसको रिवाइज कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताना नीचे बिल्कुल मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब, जो भी न्यू कमर्स हैं एक्चुअली सब्सक्राइब तो उनके लिए है, बाकी तो मुझे पता है मेरे पुराने साथी ऐसे बहुत से हैं जो बहुत प्यार करते हैं, वेट करते हैं ईगरली मेरी वीडियोस के लिए एंड आई एम रियली फीलिंग यू कैन से ब्लेस्ड एंड लकी कि आप सब लोग इतना पेशेंस आपने शो किया है, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। बस ऐसे ही पूरा लॉकडाउन का जो बीच का टाइम है वो एक तरह से कहना चाहिए टाइम वेस्ट हो गया, बट जितना लॉस हुआ है उसको हम मिल के बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि वो टाइम जो वेस्ट हो गया वो उसकी भरपाई कर सकें। सो आप लोग वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड दैट्स इट। इंस्टाग्राम हैंडल्स आपके पास अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं जाके, प्लीज़ उन्हें भी फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ जुड़िए सो दैट एक फैमिली अच्छे से ग्रो करती है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी एंड FB पेज है जो आपका, और हमारे चैनल का भी जो कम्युनिटी सेक्शन है, सब में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक तरह से आप केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि खाली बुकिश ही सीखोगे, डे टू डे लाइफ में भी जो भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए, जुड़िए and that was all what I want to say. So thank you. Keep unrolling the mystery of chemistry with myself, Lorica, at our channel Chemophilus Lorica. Thank you.